दिया गया। उसके बाद क्वेश्चंस लिखे। क्वेश्चंस कहा था मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस लिखे। क्वेश्चन लिखे। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He plus ion is ionization energy of He plus ion is He plus ion is 1.96 into 10 raised to minus 19 joule. 1.96 into 10 raised to minus 19 joule. Calculate the ground state energy of V3 plus ions. बताओ, ट्राई करो। He प्लस आयंस के लिए दिया है और आपसे V3 प्लस आयंस का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी पूछा है। चलो कैसे करना है यहाँ पर देख लीजिए। देखो आपको क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ है। He प्लस आयंस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, दैट इज 1.96 into 10 raised to minus 19 जूल। और B3 प्लस का सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी निकालें। आयनाइजेशन एनर्जी निकल जाएगा, उसमें माइनस साइन लगाएंगे, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी उसका पता लगेगा। तो अगर आपको याद हो तो मैं बताया था हाइड्रोजन एटम्स के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्या होता है, दैट इज 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पिछले क्लास में बताया। तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। सर वो आंसर 4.9 होगा। 4.94 क्या जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट? नहीं आंसर तो ऐसा कुछ नहीं है। आंसर अगर देखूं मैं तो आंसर क्या है, रुको 7.84 into 10 to the power minus 19 जूल। रुक जा। आंसर मेरे पास जो अवेलेबल है 4 into 1.96 into 10 raised to minus 19 जूल। माइनस लगा देना उसमें। हाँ सर, हाँ। देखो यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ये जो भी He प्लस आयंस अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जो भी B3 प्लस आयंस दैट इज इक्वल टू, इसका जेड का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है मतलब 4, और इसका कितना होता है 16 4 स्क्वायर। तो 1/4 आ जाएगा। और हमको क्या निकालना है, B3 प्लस का निकालना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो B3 प्लस का होगा दैट विल बी 4 इंटू आयनाइजेशन एनर्जी जो ये है 1.96 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी है। हम आपसे ग्राउंड स्टेट का एनर्जी पूछे, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ जो B3 प्लस होगा, माइनस साइन लगा दीजिए, -4 इंटू 1.96 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल, यही हो जाएगा। चलो दूसरा सर
उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा तो। हाँ हाँ, ये रिलेशन तो बता रहा हूँ ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो अब जूल को हाँ हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 हाँ इंटू सर, 10⁻⁹। मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.9 आ रहा है, वो तो सेम ही हाँ हुआ चलो ना। चलो चलो, हाँ सेम ही है, सेम ही है। ये 4 पॉइंट समथिंग जो आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो भी सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। देखिए दूसरा क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम is 4x full stop. Calculate the wavelength of radiation emitted. Calculate the wavelength of radiation emitted. Wavelength of radiation emitted, comma, when an electron jump from first excited state to ground state. First excited state to ground state. First excited state to ground state. तो ट्राई कीजिए। सर आयोनाइजेशन एनर्जी 4x है। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी, फिर से क्वेश्चन सुन लो। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4x. Calculate the wavelength of radiation emitted, when electron jump from first excited state to ground state. First excited state to ground state. तो देखो कैसे हम ट्राई करेंगे, अप्रोच करेंगे। एक हाइड्रोजन लाइक एटम है। सर हाँ बोलो। सर 1215.68 एंगस्ट्रॉम। रुक जरूर, कितना है आंसर मैं बता देता हूँ ऊपर। सर आंसर है, आंसर तो लिखा हुआ नहीं है, बट देखो तब पर भी हम बताते हैं। आंसर लिखा हुआ है ना, देखो कैसे अप्रोच करना है। देखो कोई एक हाइड्रोजन लाइक एटम्स है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी दे दिया है, दैट इज 4x दिया है आपको, ये 4x दिया है। तो हम क्या, हम ग्राउंड स्टेट का एनर्जी बता सकते हैं। इसका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हो जाएगा, दैट इज हाँ -4x। हाँ -4x हो जाएगा। क्या हम E2 का वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। E2 का वैल्यू x के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर।
हम लोग जानते हैं एनर्जी इक्वल टू सर। क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चलो, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ E1 अपॉन E2 का जो रेशियो होगा दैट इज Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ना, एक ही हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो सेम ही होगा। यहाँ पर अगर N2 का वैल्यू देखें तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये N2 का वैल्यू 4 हो जाएगा और ये N1 का वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या मैं E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू क्या, E2 इज इक्वल टू माइनस जे एक्स। रुक जाओ, ये तो कितना E1 तो आपको क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज -x हो जाएगा ना, -x। इसका 4x है, इसका x है। अभी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक क्या जंप कर रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट पर, तो क्या कर रहा है, क्या करेगा, कुछ वेवलेंथ इमिट करेगा, कुछ वेवलेंथ इमिट करेगा ना। तो यही पूछ रहा है कितना वेवलेंथ तो इमिट करेगा। तो हम तो ये जानते हैं क्या, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है बताओ, हाइयर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी दैट इज +3x। एनर्जी डिफरेंस हो गया 3x। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा ई दैट इज 3x इज इक्वल टू Sc अपॉन वेवलेंथ, बोल सकते हैं Sc अपॉन वेवलेंथ। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये 4x क्या चीज दिया हुआ है, 4x होगा, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो वैल्यू पर ही जाना पड़ेगा, वेवलेंथ अगर निकालना है तो दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34 3 इंटू 10⁸ अपॉन ये जो भी आपका 3x आएगा। सर अगर वो 12,400 तो अगर यहाँ पर ये कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है क्या, डेल्टा ई कुछ ऐसे ही वैल्यू दिया हुआ है ना 4x, तो आपको आंसर x के टर्म्स में ही आएगा ना। हाँ सर। तो वैल्यू यूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सर वही आंसर है। हाँ, यही इसी फॉर्म में कैलकुलेट नहीं किया हुआ, ऐसा ही आंसर है, समझा। अगर x का वैल्यू आंसर एक बार बोलिए। हाँ, आंसर एक बार बोलिए। 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 3x। ओके सर। नेक्स्ट आगे बढ़ो, लिखो स्पेक्ट्रम, हेडिंग दो स्पेक्ट्रम। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, स्पेक्ट्रम। तो ये चीज लिख लीजिए, इट इज द कलेक्शन ऑफ रेडिएशन। पहले लिखने के पहले ये समझ लीजिए, ये मान लो कि आपका प्रिज्म है, या इसको स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। अगर इससे मैं एक व्हाइट लाइट पास करूं तो क्या होगा, ये आपका इस तरह का फोटोग्राफिक प्लेट है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट।
ग्राफिक प्लेट, क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ ऐसा कुछ मिलेगा। ये कुछ ऐसा है, ये मान लो कि इसका वेवलेंथ 1 है, इसका वेवलेंथ 2 है, इसका वेवलेंथ 3 है, सो वेवलेंथ 4, वेवलेंथ 5, वेवलेंथ 6, वेवलेंथ 6, 7। ये कुछ आपको पता होगा कि VIVGYOR। ये लिख लीजिए, स्पेक्ट्रम इज द collection of spectrum is a collection of radiation of different wavelengths. Spectrum is a collection of radiation of different wavelengths. Different wavelengths. Spectrum is a collection of radiation of different wavelengths. Different wavelengths. Different wavelengths obtained on passing light through spectroscope. Obtained on passing light through spectroscope. Obtained on passing light through spectroscope. That is called spectrum. अब ये स्पेक्ट्रम भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये लिखना आगे। ये जो स्पेक्ट्रम है ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लिखे फिर उसका समझाऊंगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लिखे आप, लिखिए लाइट फ्रॉम ए सोर्स इज passed through, light from a source is passed through and observing solutions सर फिर से बताएंगे? हाँ, सर लाइट फ्रॉम बताइए। देखो क्या 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 बोल रहा था। और एक बार बताइए। हाँ तो फिर से बोल रहा हूँ, लाइट फ्रॉम ए सोर्स, लाइट फ्रॉम ए सोर्स, लाइट फ्रॉम ए सोर्स इज पास थ्रू, पास थ्रू, पास थ्रू ए सॉल्यूशंस ब्रैकेट में वेपर, सॉल्यूशन ब्रैकेट में वेपर, light from a source is passed through a solution or vapor and then analyzed through spectroscope and then analyzed through a spectroscope। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर समझे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम में ये कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर अभी व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है जा रहा है, ये लाइट है,
ये कुछ ऐसा था विबग्यो। अब इसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन के थ्रू पास कर रहे हैं। ये क्या कर रहे, ये है एक सॉल्यूशन है, ये solutions which absorb certain wavelength certain wavelength तो अभी मान लो क्या हुआ ना, ये लाइट तो से चला गया, ये कुछ नहीं मिला यहाँ पे। यहाँ पर ये डार्क लाइन मिल रहा है, ये जो मिल रहा है ना, ये डार्क लाइन, कुछ नहीं मिल रहा है, डार्क लाइन। यहाँ पर भी आपको डार्क लाइन मिल रहा है। मतलब क्या किया, ये सॉल्यूशन में इंडिगो और येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब हम किसी सॉल्यूशंस या वेपर्स के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है, उस वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इंडिगो और येलो लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए यहाँ पर डार्क लाइन मिल रहा है, आपको डार्क लाइन महसूस होगा। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, और इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ये बना लिए। सर हाँ सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमेशा वो इंडिगो और येलो लाइट ही एब्जॉर्ब होगा? नहीं, ये फॉर एग्जाम्पल में भी ऐसा हो, ब्लू लाइट की जगह ये सॉल्यूशन ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। ओके, ये एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूँ कि ये दोनों का वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया ये सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन रखेंगे तो किसी और दूसरे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ओके सर, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लिखिएगा, लिखिए appears as a dark line on a colored background। appears as a, लिख देता हूँ, appears as a dark line on colored background। सर हाँ सर वो सर जो सर वो बोले सर स्पेक्ट्रोस्कोप, सर वो कैसा दिखता है? स्पेक्ट्रोस्कोप वही प्रिज्म जो हो गया ना, प्रिज्म आपका स्पेक्ट्रोस्कोप है। प्रिज्म इज एन स्पेक्ट्रोस्कोप। और फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है ना, एक ऐसा प्लेट, जैसे आपका जैसे प्रोजेक्टर, देखो प्रोजेक्टर जो फोकस मारता है किसी स्क्रीन पर, तो वो क्या हुआ, एक तरह से फोटोग्राफिक प्लेट हुआ, उस पर ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। उस पर क्या हुआ, जो भी आपका प्रोजेक्टर लाइट मारेगा तो क्या होगा, उस पर हम लोग पिक्चर देखेंगे। हाँ। तो फोटोग्राफिक प्लेट इज नथिंग बट ए प्लेट जहां पर हम लोग क्या, कोई ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक प्लेट। और स्पेक्ट्रोस्कोप, प्रिज्म को स्पेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बोला गया, इट अपीयर्स एज ए डार्क लाइन ऑन कलर्ड बैकग्राउंड। यहाँ पर जैसे देख रहे हो, पूरा सब जगह कलर दिखाई देगा, कुछ जगह आपको डार्क लाइन दिखाई देगा। मतलब पूरा ये कलर्ड बैकग्राउंड है, पूरा सब जगह ये बोर्ड के ऊपर पूरा कलर दिखाई देगा, बट कुछ जगह क्या होगा, डार्क लाइन अपीयर होगा। वो डार्क लाइन किस लिए अपीयर हुआ है, क्योंकि वो सॉल्यूशंस ने उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया है। समझ रहे हो ना?
उस सॉल्यूशंस ने हाँ, डार्क सर। लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट्स व्हाई दैट अपीयर्स एज डार्क लाइन ऑन कलर्ड बैकग्राउंड। अब उसके बाद इसमें लिखना है, एमिशन स्पेक्ट्रम में लिखना, एमिशन स्पेक्ट्रम में लिखिएगा कि when light from a source is directly passed through a spectroscope, when light from a source लिखना, when light from a source light from a source is directly passed through spectroscope, light from a source is directly passed through a spectroscope and analyzed over या analyzed on, ऐसे लिखो, analyzed on photographic। फिर से बोलिए सर, फिर से। हाँ, फिर से when light from a source, हाँ फिर से सुनो, when light from a source is directly passed through spectroscope, when light from a source is directly passed through a spectroscope and analyzed on photographic plate, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। ये तो सिंपल है, कोई भी एक लाइट को लो और प्रिज्म के थ्रू पास करो और उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। तो सोर्स क्या क्या हो सकता है, सोर्स में लिख लीजिएगा। ये पहला, दैट इज सनलाइट, कैंडल लाइट, सनलाइट कॉमा कैंडल लाइट, सनलाइट कॉमा कैंडल लाइट, कॉमा हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस, हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस, हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस, हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, कोई एक सब्सटेंस है, ये मान लो कि कोई एक सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम हीट कर रहे हैं, हीटिंग ऑफ सब्सटेंस। जब हम सब्सटेंस को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक्साइट होकर हायर स्टेट में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला गया और इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में ज्यादा देर स्टेबल्स नहीं होता है, वो फिर से क्या करता है, फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आता है। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा, कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा। तो ये हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस आर आल्सो एग्जांपल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेवलेंथ कुछ एमिट हो रहा है। एक चीज और सुनिए, जैसे यहाँ पर बोला क्या, इट अपीयर्स एज ए डार्क लाइन ऑन कलर्ड बैकग्राउंड। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें लिखिएगा it appears as a colored line on dark background. It appears as a colored line on dark background. It appears as a colored line on dark background. इसका मतलब क्या हो बच्चे, देखो जैसे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ, इसी करस्पॉन्डिंग क्या आपको कुछ ना कुछ वेवलेंथ मिला और इसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको क्या होगा, कलर दिखाई देगा और पूरा जगह क्या होगा, पूरा जगह आपको डार्क रहेगा। मतलब हाँ, जैसे ये बोर्ड पूरा डार्क है समझो, और अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर स्टेट में गया
और जब जंप होकर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ एमिट होगा और उसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको क्या होगा, कलर दिखाई देगा। समझ गया ये चीज? तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब उसके बाद देखो, ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम को फर्दर हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम, एक को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, इसमें लिख लीजिएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करना। एक तो डिसकंटिन्यूअस और दूसरा लिखना कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में लिख लीजिए, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में लिखिए, फिर उसको समझाता हूं। लिखिए, कलर आर सेपरेटेड, कलर आर सेपरेटेड। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में लिखिए, कलर आर सेपरेटेड एंड सम वेवलेंथ आर मिसिंग, एंड सम वेवलेंथ आर मिसिंग। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में लिखिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में when color are merged together, when color are merged together and cannot be differentiated, cannot be differentiated। फिर से बोलिए सर। हाँ, when color are, इसमें लिख लीजिएगा, when color are merged together, merged together and cannot be differentiated, differentiated। तो देखो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इसका एग्जांपल रेनबो है। रेनबो में देखते हो, जैसे मान लो कि वायलेट लाइट खत्म हुआ, उसके बाद क्या होगा, इंडिगो लाइट शुरू हो जाता है। मतलब जो कलर होता है ना, ये सब जो कलर है ना, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगा, पूरी अच्छी तरह से मर्ज हो जाएगा। उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कब कब ये ब्लू लाइट खत्म हुआ और ग्रीन लाइट शुरू हो गया। तो ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो भी जितने भी कलर होंगे आपस में अच्छी तरह से मर्ज हो जाएंगे और उसको डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो भी कलर होगा, कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है इतना, कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है, कालोल मंडल, कालोल मंडल, अपने आप को म्यूट करो बाबू। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है वो तो समझ में आ गया। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, कलर, ये जो भी कलर होगा उसको इजीली आप सेपरेट किया रहेगा, आप इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर लोगे, इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब ये इसके बाद ध्यान रखना, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को भी फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, और दूसरा को बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा और दूसरे को बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा और दूसरे को बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रा।
लाइन स्पेक्ट्रा में लिख लीजिएगा, लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर आर ऑब्टेन, लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर आर ऑब्टेन, लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर आर ऑब्टेन। और बैंड स्पेक्ट्रा में लिख लीजिएगा, बैंड ऑफ डिफरेंट कलर आर ऑब्टेन, बैंड ऑफ डिफरेंट कलर आर ऑब्टेन। लाइन स्पेक्ट्रा में दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, सब्सटेंस आर हीटेड इन एटॉमिक फॉर्म, सब्सटेंस आर हीटेड इन एटॉमिक फॉर्म, सब्सटेंस आर हीटेड इन एटॉमिक फॉर्म। बैंड स्पेक्ट्रा में लिख लीजिएगा, सब्सटेंस आर हीटेड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, सब्सटेंस आर हीटेड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, substance are heated in molecular form, substance are heated in molecular form। ऐसे समझ सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ट्रांजिशन होगा, देखो लाइन स्पेक्ट्रा था और एक बैंड स्पेक्ट्रा था। तो लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, जब भी सब्सटेंस को एटॉमिक फॉर्म में हीट किया जाता हो, देखो अगर मैं सब्सटेंस को एटॉमिक फॉर्म में हीट करूंगा और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हीट करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। अगर ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर से तो नीचे भी तो आएगा, और आएगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, वेवलेंथ इमिट करेगा, और उसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, कलर दिखाई देगा। तो ये बैंड क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये बैंड इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ लाइन, कलेक्शन ऑफ लाइन। बैंड के ब्रैकेट में लिख लेना, कलेक्शन ऑफ लाइन, कलेक्शन ऑफ लाइन को ही बैंड बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ लाइन को ही बैंड बोलते हैं। क्या मेरा बोलने का मतलब हो गया, देखो जब एटॉमिक फॉर्म रहेगा और जब मॉलिक्यूलर फॉर्म रहेगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म रहेगा तो क्या होगा, मल्टीपल ट्रांजिशंस होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो आपको क्या होगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको मिलेगा। अगर वो वेवलेंथ विजिबल रीजन्स में आता है तो आपको क्या होगा, कलर दिखाई देगा। और एटॉमिक ये जो अगर एटॉमिक फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो बहुत कम वेवलेंथ मिलेगा, तो बहुत कम लाइन मिलने वाला है। मतलब एटॉमिक, ये जो लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा में अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व करूं तो ऐसा ये लाइन दिखाई देता है आपको। ये सब क्या है, ये आपका फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट। ये सब क्या है, ये आपको लाइन दिखाई दे रहा है, लाइन स्पेक्ट्रा है। बैंड स्पेक्ट्रा क्या है, इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कलर। मतलब बहुत सारा लाइन जब एक ही साथ हो जाएंगे ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। बैंड इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ लाइंस, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मल्टीपल ट्रांजिशन, मल्टीपल वेवलेंथ, मल्टीपल कलर, और सब बहुत सारा क्या होगा, इसी को हम बैंड बोल दिए, और यहाँ पर इसको लाइन बोले। क्या लाइन स्पेक्ट्रा बैंड स्पेक्ट्रा समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो ये ध्यान रखना, लाइन स्पेक्ट्रा कब मिलता है, जब एटॉमिक फॉर्म में होता है। बैंड स्पेक्ट्रा कब मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब हीट करते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब भी हीटिंग करते हैं तो बैंड मिलता है। बैंड स्पेक्ट्रम, और बैंड इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ लाइन। बहुत सारा लाइन एक जगह आ जाएगा ना तो उसी को बैंड बोल देंगे। लाइन स्पेक्ट्रा का एग्जांपल ध्यान रखना, लाइन स्पेक्ट्रा का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में हम लोग को पढ़ना है।
लाइन स्पेक्ट्रा का एग्जांपल ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, यहाँ पर नोट में एक पॉइंट पहले लिख लो, नोट में पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट में पॉइंट लिखिएगा। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम आर complementary of each other. Absorption and emission spectrum are complementary of each other. Complementary of each other. Complementary of each other. Complementary of each other. क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझे? Absorption and emission spectrum are complementary of each other. ये साइकिल को अभी से ध्यान रखें। VBGYOR, VBGBYOR। अगर मान लो कि कोई लाइट को अगर मैं कोई सॉल्यूशंस के थ्रू पास कर रहा हूं, व्हाइट लाइट है, मान लो कि उसको सॉल्यूशन के थ्रू पास किया, पास करने पर ऐसा मान लो उसके अंदर वो क्या हुआ, ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। ये तो सॉल्यूशन है ना, मान लो ब्लू और ग्रीन लाइट को उसके वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या होगा ना, क्या होगा, कुछ देर के बाद देखोगे तो क्या ब्लू और ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, तो क्या होगा ना, जब ये एमिट करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ देर के बाद क्या होगा, इमिशन होगा, इमिट करेगा। वो कौन सा कलर इमिट करेगा, हमेशा कंप्लीमेंट्री कलर इमिट करता है। अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर इमिट करेगा। अगर ग्रीन कलर जो एब्जॉर्ब किया है तो कुछ देर के बाद वो रेड कलर इमिट करेगा। कंप्लीमेंट्री कलर हमेशा इमिट होता है, मतलब इमिट कंप्लीमेंट्री कलर। और कौन कौन सा कंप्लीमेंट्री कलर इमिट करेगा, रेड और ऑरेंज। तो ये बोला गया कि एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा आर कंप्लीमेंट्री इन नेचर। जो कलर, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा हमेशा उसका कंप्लीमेंट्री कलर इमिट होता है। तो ये पॉइंट भी अभी से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हेडिंग दे दीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को थोड़ा पढ़ना है हम लोग को। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली एक लाइन स्पेक्ट्रम है, बेसिकली एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, और उसके ऊपर जाए तो ये एक एमिशन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हेडिंग दे दीजिएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लिख लीजिए आप, उसके बाद मैं समझा दूंगा, तो लिख लो। लिखिए, when an electron present in hydrogen atoms, when an electron present in hydrogen atoms absorb energy and get excited to higher energy level and get excited to higher energy। हाँ, फिर से एक बार बोलेंगे। when an electron absorb energy, and get excited to higher energy level
and get excited to higher energy level, comma, where it stays for, where लिख लीजिएगा, where it stays for, where it stays for 10 raised to the minus 6, stays for about 10 raised to the minus 6 to 10 raised to the minus 8 second. Stays for 10 raised to the minus 6 to 10 raised to the minus 8 second. Stays for about 10 raised to the minus 6 to 10 raised to the minus second. And falls back to ground state, full stop. In doing so, comma, it emit wavelength corresponding to different transitions. In doing so, it emit different wavelength corresponding to different transitions. In doing so, it emits different wavelengths corresponding to different transitions, and which appear as a different color line in spectrum, colored line in spectrum. सर लास्ट लाइन फिर से बोलिए. हाँ, which appear as different color, colored line in spectrum, which appears as different colored line in spectrum. ये तो अभी बता रहा था. क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में? बेसिकली क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में जाता है. जब वो एक्साइटेड स्टेट में इतना देर के लिए रहता है, और जब वो रिटर्न्स बैक होता है तो क्या होता है कुछ वेवलेंथ एमिट करता है, और हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको क्या होगा, एक लाइन स्पेक्ट्रा, एक कलर्ड लाइन दिखाई देगा. हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको क्या होगा, एक कलर्ड लाइन दिखाई देगा. क्या वो जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है? हाँ सर. ओके. अब उसके बाद क्या करना है ना, डिफरेंट जैसे सीरीज देखना है, सीरीज दैट इज लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना है. ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था. अब यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट आ जाए. तो ये जो मैं बना रहा हूँ उसको आप मेरे साथ भी बनाएं. देखिए ये बना रहा हूँ जो, ये n इज इक्वल टू मान लो 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 6 है, और ये n टेंस टू इंफिनिटी है. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता हो तो क्या होगा,
कोई एक सीरीज ऑब्टेन होता है उसको हम लाइमैन सीरीज बोलते हैं। हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। इस सीरीज को क्या बोलते हैं? लाइमैन सीरीज। देखो ये जो पहला, जब मान लो कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू फर्स्ट पर ट्रांजिशन होगा, इसको हम लोग अल्फा लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज। इसी तरह ये जो अगर मान लो कि 3 से 1 पर गिरेगा तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा लाइन, बीटा लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज। इसी तरह ये वाला जो ये वाला जो सीरीज मिलेगा, गलती हो गया क्या? गामा लाइन, ये हो गया बीटा लाइन। इसी तरह ये वाला जो होगा गामा लाइन। सो इसी तरह मान लो कि कोई भी हायर स्टेट से n इज इक्वल टू 2 पर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज। हायर से क्या आना चाहिए? n इज इक्वल टू 2। ये सब बाल्मर सीरीज। जैसे बाल्मर सीरीज का ये अल्फा लाइन है, ये अल्फा लाइन है। इसी तरह ये वाला जो होगा ना, दैट इज बीटा लाइन ऑफ बाल्मर। सो लाइमैन, बाल्मर, पास्सन ब्रैकेट पी फंड। पास्सन ये है ना, लाइमैन, बाल्मर, पास्सन। हाँ सर। लाइमैन, बाल्मर, पास्सन। यहाँ पर ध्यान रखना, लाइमैन सीरीज के लिए। सर ये तो मॉडर्न फिजिक्स में भी है ना सर? हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ेगा। 12th में है सर। हाँ, 12th में ये सब पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, देखो लाइमैन सीरीज के यहाँ पर दो चीज और डिफाइन कर रहा हूँ। N1 इज द लोअर एनर्जी स्टेट। क्या? लोअर एनर्जी स्टेट। और N2 को क्या बोलते हैं? हायर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट। ये सब सेम चीज फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप। तो लाइमैन सीरीज के लिए ध्यान रखना, N1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और N2 का वैल्यू क्या होता है बताओ? N2 का वैल्यू 2, 3, 4 इंफिनिटी तक। इसी तरह बाल्मर सीरीज की बात करूं तो N1 का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। और N2 का वैल्यू क्या होगा? 3, 4 टू इंफिनिटी। 3, 4 से इंफिनिटी तक। लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्सन सीरीज। पास्सन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू बोलूं तो 3 होगा। और N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, 5, 6 नहीं। देखो ना। अगर ये ग्राउंड स्टेट है, इसके लिए 4 से गिरेगा तब वो कोई एक पास्सन सीरीज होगा। हाँ सर। चलो, तो यहाँ पर देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गिरा दिया, यहाँ से गिरा दिया, यहाँ से गिरा दिया, यहाँ से गिरा दिया। इसको इस पास्सन सीरीज के लिए अल्फा लाइन, सिमिलरली बीटा लाइन, गामा लाइन, सो ऑन। इसी तरह लाइमैन, बाल्मर, पास्सन ब्रैकेट सीरीज। इस ब्रैकेट सीरीज के लिए ये जो N1 का वैल्यू है वो 4 है, और N2 का वैल्यू क्या है? 5, 4, 5, 6, सो 5, 6, 7, 8 सो। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे गिरेगा या यहाँ से गिर गया, इसको अल्फा लाइन बोला इसके लिए, बीटा लाइन, गामा लाइन। तो लाइमैन, बाल्मर, पास्सन ब्रैकेट। उसके बाद पी फंड सीरीज देखो, इसके लिए N1 का वैल्यू ध्यान रखना 5 हो जाएगा, और N2 का वैल्यू 6, 7 ऑनवर्ड्स। जैसे यहाँ पर देखिए,
इसके बाद नेक्स्ट होता है हम्फ्री सीरीज। क्या नेक्स्ट? दैट इज हम्फ्री सीरीज। इसके लिए N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 ऑनवर्ड्स। जैसे यहाँ पर ये गिरा, ये चीज ध्यान रखिएगा। लिख लिया? सर 1 मिनट रुकिए। सर ब्रैकेट्स के ऊपर वो क्या लिखा है? पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज, और उसके ऊपर हम्फ्री सीरीज, HUMPREY। हो गया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। उसके बाद लिखना रीडबॉक्स फॉर्मूला, रीडबॉक्स फॉर्मूला। क्या होता है? 1 वेवलेंथ, इसी को वेव नंबर बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू
Rydberg constant into z square 1 upon n1 square 1 upon n2 square, इसी को रीडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। जहां पर RH क्या है, इसको रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है 109677 पर सेंटीमीटर, 109677 ऐसे याद रखो। तो एक और बता देता हूँ, 109677 पर सेंटीमीटर और यह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0967 इंटू 10⁻⁵ पर सेंटीमीटर, या कभी कभी इसको ऐसा लिखा रहता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁵ पर सेंटीमीटर। इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लिया और यही बचा हुआ N1 क्या है ध्यान रखिएगा, N1 इज अ लोअर एनर्जी स्टेट, N2 is the higher energy state, higher energy state. Z तो पता ही होगा, एटॉमिक नंबर, वेवलेंथ, वेव नंबर, उसके बाद लिखे हेडिंग लिखे एनालिसिस ऑफ सीरीज, एनालिसिस ऑफ सीरीज, एनालिसिस ऑफ सीरीज हेडिंग लिखे और पहला लिखे उसमें लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज, एनालिसिस ऑफ सीरीज और उसमें पहला लिखे लाइमैन सीरीज। एनालिसिस ऑफ सीरीज। सर हाँ आपने वो हाँ 10⁻⁵ लिखा, वो 10⁻⁵ 5 नहीं होगा होगा? तो सब 5 होगा, रुक हाँ। जाओ, ये पॉइंट इधर गया, हाँ 5 होगा, 5। ये पॉइंट यहाँ पर लाने से क्या होगा, तो ये 10 का हाँ उधर चल, ठीक। एनालिसिस ऑफ सीरीज हेडिंग दे। अल्फा लाइन ऑफ लैमिन या फर्स्ट लाइन ऑफ लैमिन, इसके लिए फिक्स हो गया। अगर अल्फा लाइन बोले ना तो N1 का वैल्यू फिक्स है 1 है और N2 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, ये फिक्स हो गया। हाँ, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो 1 अपॉन ये अल्फा लाइन दैट इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट, Z का वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 बाई 4 हो जाएगा,
तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ, चलो एक बार और 1 ये रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये हो जाएगा दैट इज 3/4, 4/3 यार। हाँ तो ये वाला जो आ जाएगा वैल्यू दैट इज 4/3 रिडबर्ग कांस्टेंट। और जो सर वेवलेंथ आएगा वो तो सेमी में आएगा। हाँ वेवलेंथ क्या चीज में आएगा, सेमी में, सेंटीमीटर में। अभी हम वैल्यू रखे कहाँ है, हम रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में निकाल रहे हैं ना। हाँ अब जब सर, वैल्यू अगर रखेंगे अगर रिडबर्ग का सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर ही रखना पड़ेगा तो। हाँ वैल्यू रखेंगे तो आएगा ऑब्वियसली सेंटीमीटर में। आपको एक्चुअली जो एग्जाम में पूछते हैं ना, जो ऑप्शन रहेगा ना रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में पूछते हैं, समझा। जो ऑप्शन वो बनाएंगे ना वो ऐसे देगा 4/3 RH, 3/4 RH, 1/3 RH, इस तरह का वैल्यू रहेगा, आपसे पूरा कैलकुलेट नहीं करवाता है। चलो तो यहाँ पर ये देखें, ये वैल्यू आ गया, ये तो हाइड्रोजन एटम्स के लिए है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्या आएगा बताओ, ये आएगा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। देखे हो ना, यहाँ पर जेड स्क्वायर रख देंगे तो जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसका बीटा लाइन ऑफ लाइनिंग सीरीज निकालो, बीटा लाइन ऑफ लाइनिंग सीरीज, ये सेकेंड लाइन ऑफ लाइनिंग। कितना आया, 9/8 आर। 9/8 आर। हाँ 9/8 RH। कुछ नहीं करना है, N1 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, N2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये, मतलब यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। 9 मतलब क्या है, यहाँ पर 8/9 हो जाएगा, यहाँ पर ये 9/8 RH हो जाएगा ना। और हाइड्रोजन लाइक एटम होगा तो क्या होगा, 9/8 RH इंटू जेड स्क्वायर। इसी तरह लिखना नेक्स्ट सी में शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ मिनिमम है, तो ये आप जानते हो
E इज इक्वल टू Fp अपॉन वेवलेंथ होता है। अगर वेवलेंथ का वैल्यू मिनिमम होगा तो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ सर। अब एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए तो फिक्स है, N1 का वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए 1 होगा। और कहां से गिराएं तो एनर्जी मैक्सिमम होगा, बताओ। इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से गिराएंगे तभी ये ऐसा पॉसिबल है, तभी ये क्या होगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होने वाला है इस केस में वेवलेंथ जो होगा वेवलेंथ जो होगा मिनिमम होगा। मिनिमम और एनर्जी जो होगा मैक्सिमम होगा। तो अभी हम इस केस में कैसे लिखेंगे, देखो 1 अपॉन वेवलेंथ मिनिमम दैट इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हाँ जीरो सर। हो जाएगा। तो कितना आएगा बताओ, 1 अपॉन वेवलेंथ 1 मिनिमम by का r। वैल्यू बताओ 1 by r। 1 बाई आर, ये आ जाएगा, ध्यान रखिए। इसी तरह लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनालिसिस करो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए सर 4/3r। हाँ 4/3RH, मतलब उस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम क्या, हाँ N2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल N2 का वैल्यू 2 हो जाएगा और N1 का वैल्यू 1 तो फिक्स ही है लाइमन सीरीज के लिए। वो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाला उसको तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अल्फा लाइन और या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सेम ही चीज है। मतलब अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए निकालना था तो वहां पर तो यहाँ पर N2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गिराओगे तभी वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से जो निकालोगे वैल्यू लैम्ब्डा मैक्स दैट विल कम 3/4RH और इसी को इसी तरह बाल्मर सीरीज में कुछ एनालिसिस करो, बाल्मर सीरीज का अल्फा लाइन 4/3RH होगा। 4/3 था, उल्टा था 4/3RH। बाल्मर सीरीज के लिए एनालिसिस करो आप, बाल्मर सीरीज का अल्फा लाइन और बीटा लाइन निकाल कर बताओ। बाल्मर सीरीज के लिए भी आपको क्या करना है, अल्फा लाइन बीटा लाइन शॉर्टेज वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये इतना निकालना है, इतना काम करना है। ये जो केसेस कराया जा रहा है ये अपने आप में क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये N1 N2 का वैल्यू ओनली पता होना चाहिए और रिवर्स फॉर्मूला में रखिए और आंसर मिलेगा आपको। सर लैम्डा अल्फा बमर के लिए 36/5RH। 36/5 है और बीटा लाइन के लिए 16/3R।
अल्फा लाइन आया दैट इज 36/5 RH, बीटा लाइन आया दैट इज 16/3R। 16/3 RH। हाँ 16/3 RH। तो इसी तरह कैलकुलेट कर लोगे ये चारों। उसके बाद अगले क्लास में ना, आज छोड़ देता हूँ यहीं पर, अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस बनवाऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग आगे बोर्स मॉडल पूरा खत्म हो जाएगा। बोर्स मॉडल का लिमिटेशन बता देंगे 2-3 पॉइंट, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉडल की तरफ चले जाएंगे। तो लगभग आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल ना लगभग खत्म है यार। वनली इसके ऊपर अभी जो क्वेश्चंस करवाना है 1-2, फिर उसके बाद लिमिटेशन लिखना है बोर्स एटॉमिक मॉडल्स का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, या हम लोग दैट इज द एक और मॉडल था, दैट इज कौन सा मॉडल था? डी ब्रोगली। हाँ डी ब्रोगली। हाँ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के बारे में जानना है, और फिर उसके बाद हम लोग को इसका सेकेंड पार्ट की तरफ चल जाना है, दैट इज क्वांटम नंबर की तरफ। क्वांटम नंबर मतलब क्वांटम नंबर से ही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वहीं से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह लिखना सीखोगे, और फिर उसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल्स में फिर आगे मूव कर जाएंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।